आज हम आपको इस वीडियो में ऑन टू, फ्रॉम, अलोंग, अक्रॉस, टूवर्ड्स, अराउंड के प्रयोग बताने वाले हैं। इनका प्रयोग हम वाक्यों में किस तरह से करते हैं, इनका क्या अर्थ है, कब कब करते हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये सारे जितने भी प्रीपोजिशन है ये सब के सब मोमेंट के लिए करते हैं, अर्थात मोशन के लिए करते हैं, यानी गति दिखाने के लिए करते हैं। ऑन टू का प्रयोग तो हम तब करते हैं, ऑन टू का मतलब होता है पर। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु गति के साथ किसी स्थान पर पहुंचती है, तो उस समय में हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। गति होती है साथ में किसी स्थान पर पहुंचना, ये दोनों चीज़ जब होती है तब हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी जगह से कोई चीज़ अलग होती है, अर्थात पीछे की दिशा जो है बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, यानी कहाँ से ये बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है। अलोंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी लंबवत में चल रहे होते हैं, जैसे नदी के किनारे, सड़क के किनारे, ठीक है ना। इस प्रकार से जब हम अकेले चलते हैं अलोंग में होता है वो, ठीक है। अगर हमारे साथ कोई और भी चल रहा होता है तो अलोंग के साथ में विथ लगेगा। तो अब इसके बाद में अक्रॉस का प्रयोग हम तब करते हैं, अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, ठीक है ना, या उस पार। तो अक्रॉस का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो आयाम वाली वस्तु होती है, लंबाई और चौड़ाई जिस चीज़ की होती है उसको पार करने के लिए या उस पार स्थित होने को बताने के लिए हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं, टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, की ओर। तो टूवर्ड्स का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी दिशा की ओर कोई चीज़ बतानी है, यानी कि बतानी है कि किस दिशा में। तो जैसे टूवर्ड्स दी ईस्ट, टूवर्ड्स दी वेस्ट, टूवर्ड्स दी नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। टूवर्ड्स दी फॉरेस्ट, जंगल की ओर, ठीक है ना। टूवर्ड्स दी प्लेटफॉर्म की ओर। तो हमें किसी दिशा में बताने के लिए जैसे टूवर्ड्स दी पोस्ट ऑफिस, टूवर्ड्स दी टेम्पल, इस प्रकार से बताने के लिए किस दिशा में, किस ओर, तो ये बताने के लिए हम टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं। अराउंड का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे आसपास में होती है, ठीक है ना। अराउंड का मतलब होता है आसपास। तो इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई गति दिखानी होती है। तो देखिए आज का पहला, जैसे ये सेंटेंस है, दी प्लेयर्स यानी खिलाड़ी, दी प्लेयर्स क्लाइम्ड ऑन टू दी स्टेज। खिलाड़ी मंच पर चढ़े। तो खिलाड़ी जो है चढ़े, यानी चढ़ेंगे तो मंच पर चढ़ेंगे तो गति तो होगी ना, गति के साथ वो आएंगे, गति करते हुए आएंगे और मंच पर चढ़ेंगे तो ऑन टू हुआ। साथ में तो टू तो गति के लिए लगाते हैं, लेकिन ऑन हुआ ना कि पर आए हैं ना वो, साथ में टू भी है और साथ में ऑन भी है, तो ऑन टू, इनको दोनों को साथ साथ जोड़कर लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखा जाएगा इसको। तो ऑन टू दी स्टेज हो गया ये, यानी मंच पर खिलाड़ी आए या चढ़े, ये हुआ। तो इसके बाद में अगला सेंटेंस देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूं कि सी पुट, उसने रखा, हर बुक्स, अपनी किताबें, उसने सी पुट हर बुक्स, उसने अपनी किताबें रखी। कहाँ रखी, अब रखेगी तो ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू दी टेबल, मेज पर। उसने किताबें कहाँ रखी, मेज के ऊपर रखी है। तो देखना ये है, पहले से अगर मेज पर पड़ी है तो ऑन कर देंगे, क्योंकि ऑन में गति नहीं होती है, अकेले ऑन में गति नहीं होती है। ऑन का प्रयोग हम जब कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर पड़ी होती है तो उसमें गतिहीनता होती है एक तो, और साथ में उसके बीच में जो गैप नहीं होता, खालिस्तान का अभाव होता है, तो उसके ऊपर टिकी हुई अवस्था में जब कोई चीज़ है तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और टू का प्रयोग हम करते हैं गति में, ठीक है ना। तो इसमें क्या चीज़ है कि सी पुट हर बुक्स, उसने अपनी किताबें रखी, तो किताब को वो उधर से लाएगी और उसके ऊपर रखेगी, तो किताबों की गति हुई है, गति के साथ वो चीज़ आई है और उस मेज़ के ऊपर उसको रखा गया है, तो ऑन टू हुआ, ठीक है ना। तो गति में हम ऑन टू का यूज़ करते हैं, यानी किस चीज़ पर आई है वो, गति में होकर के वो चीज़ें किस पर आई है वो गति के साथ, तो मेज़ पर आई है वो, ये बताना है इसमें। अब उसके बाद में जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूँ कि ही स्लिप्ड, वह फिसल गया, एज, जैसे ही, ही stepped on to the प्लेटफॉर्म। जैसे उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा,
वह फिसल गया। ही स्लिप्ड, वह फिसल गया। एज ही स्टेप्ड ऑन टू दी प्लेटफॉर्म, जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, तो कदम रखने यानी पैर जो चलते रहते हैं, तो कदम उसने रखा, तो कदम प्लेटफॉर्म पर रखा है ना, प्लेटफॉर्म पर यानी चबूतरे पर रखा, प्लेटफॉर्म पर रखा उसने पैर, तो जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा तो वो फिसल गया। तो इसमें गति थी, तब हमने ऑन टू का यूज़ किया है इसमें। तो अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूं कि अगर मान लीजिए मैं फ्रॉम का अगर प्रयोग बताऊं, तो जैसे मान लीजिए वेयर आर यू, वेयर आर यू कमिंग, वेयर आर यू कमिंग, क्योंकि कम तो एक ऐसा वर्ब है जिसमें गति खुद में ही है, ये मूवमेंट वाली क्रिया है। गो और कम ये दोनों ही मूवमेंट वाली क्रिया होती है, ठीक है ना, मूवमेंट वाली क्रिया को हम लगाते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो। भले ये प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन कहाँ से, तो वेयर फ्रॉम यानी कहाँ से, आर यू कमिंग तुम आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो। अब फ्रॉम को अंत में लगाया गया, ये WH वाला शब्द है, वेयर मीनिंग कहाँ, यानी जगह पूछा गया कहाँ से, तो कहाँ से का मतलब है वेयर फ्रॉम, ठीक है ना। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो कि कहाँ से, जहाँ से वो चला है उस जगह का नाम बताएगा ना, तो फ्रॉम दी पोस्ट ऑफिस, फ्रॉम स्कूल, ठीक है ना, फ्रॉम जो भी, फ्रॉम दी स्टेशन, ठीक है ना। तो जो भी जगह से जहाँ से आए हैं वो, जैसे फ्रॉम हनुमानगढ़, फ्रॉम भादरा, फ्रॉम नौहर, इस प्रकार से अगर फ्रॉम जगह का नाम बोलना है तो फ्रॉम लगा दीजिएगा, तो उस जगह का नाम आ जाएगा, वहाँ से वो चल कर आ रहा है, ठीक है ना, ये बताया है। तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रही हो। देखिए अगला, अब अगर मान लीजिए हम फ्रॉम को पहले लगाएं तो कुछ इस तरह होगा इसका, फ्रॉम होम। फ्रॉम होम का मतलब है किसके यहाँ से, आर यू, किसके यहाँ से आर यू, आर यू गेटिंग बैक, गेट बैक का मतलब है आना, ठीक है ना, आर यू गेटिंग बैक, तो ये हुआ पूरा। फ्रॉम होम आर यू गेटिंग बैक, किसके यहाँ से तुम आ रहे हो, तुम किसके यहाँ से आ रहे हो, यानी वापस आ रहा है ना, गेट बैक का मतलब वापस आना यानी रिटर्न, ठीक है ना। तो ये हुआ, तो फ्रॉम होम आर यू कमिंग, आर यू गेटिंग बैक, तुम कहाँ से आ रहे हो यानी किसके यहाँ से आ रहे हो। पहले वो गया है ना, तो वहाँ से वो आया, तो किसके यहाँ से तुम आ रहे हो। देखते हैं अगला, जैसे मान लीजिए मैं अब आगे लिखूं, जैसे कि सी, फ्रॉम का ही बता रहा हूं मैं, सी इज कमिंग, सी इज कमिंग, वह आ रही है, वह आ रही है, कहाँ से आ रही है, फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से आ रही है, ठीक है ना। तो सी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो वह उसका, वो कहाँ से चली थी, उसका वो कहाँ से चल कर आई है, स्कूल से, ये पॉइंट था उसका। इस पॉइंट से वो रवानगी, वहाँ से वो चल कर आ रही है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए घर से आ रही है तो फ्रॉम हाउस हो जाएगा, फ्रॉम स्कूल हो जाएगा, तो जहाँ से वो आई है उस जगह का नाम लिखना है और फ्रॉम लगाना है, तब हो जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। तो सी इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, वह विद्यालय से आ रही है, ये हुआ। तो अगर गांव का नाम लिखना है, तो जैसे मान लीजिए है, जैसे आपको लिखना है कि सी इज़ कमिंग फ्रॉम रामगढ़, वह रामगढ़ से आ रही है, तो जगह का नाम भी आप लिख सकते हो। सी इज़ कमिंग फ्रॉम गुवाहाटी, वह गुवाहाटी से आ रही है, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, जगह का नाम लिखना है। तो अगला लिख रहा हूँ मैं सेंटेंस, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखूँ कि वी विल गो फॉर ए वॉक, हम घूमने के लिए जाएंगे। वी विल गो फॉर ए वॉक, हम घूमने के लिए जाएंगे। अलोंग, अब अलोंग का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें लंबवत में चलना होता है, किसी के सहारे, किसी चीज के सहारे। अलोंग दी रिवर बैंक, रिवर क्या मतलब होता है, नदी, और बैंक का मतलब होता है शाखा, ठीक है ना, शाखा। तो वी विल गो फॉर ए वॉक अलोंग दी रिवर बैंक, हम नदी के शाखा यानी नदी के तट के सहारे सहारे घूमने जाएंगे। वी विल गो फॉर ए वॉक, हम घूमने जाएंगे, अलोंग दी रिवर बैंक, नदी के तट पर, नदी के तट पर।
तो वहाँ नदी है और उसके किनारे किनारे हम लंबवत में चलेंगे। लंबवत में चलेंगे तो लंबवत चलने के लिए जब हम किसी चीज़ के सहारे लंबवत में चलते हैं तो अलोंग होता है। अगर वो भी चल रहा है और इधर हम भी चल रहे हैं तो दोनों तरफ की अगर गति हो रही है, दोनों तरफ कार्रवाई हो रही है तो अलोंग के साथ में विथ लग जाएगा, जोड़ के लिखेंगे फिर उसको, और अर्थ वही रहेगा फिर इसका। जैसे ऑन के साथ टू का यूज़ हुआ ना, उसी तरह से अलोंग के साथ में फिर विथ का यूज़ होने लग जाएगा जब दोनों तरफ से कार्रवाई होती है। अब देखते हैं अगला। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ही वॉज वॉकिंग, वह चल रहा था। ही वॉज वॉकिंग along the road, वह सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। ये हुआ ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, वह सड़क के किनारे किनारे चल रहा है। सड़क के दो ही किनारे होते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ दो ही किनारे, तो वो किनारे किनारे चल रहा है, सड़क के बीच में नहीं चल रहा था, ठीक है ना, किनारे किनारे, तो अलॉन्ग दी रोड हो जाएगा। तो ये हुआ। देखते हैं अगला। अगला मान लीजिए अगर मैं अब अगला दूसरा बता रहा हूँ आपको प्रीपोजिशन लगा करके। जैसे अगर मैं लिखूँ माई हाउस इज अक्रॉस, ACROSS, माई हाउस इज अक्रॉस दी रोड, मेरा घर सड़क के उस पार है। यानी सड़क के आर पार ये तो कहा नहीं जा सकता, ठीक है। इसमें कोई अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका दो अर्थ है, आर पार करना किसी चीज को या उस पार स्थित होना। जब बताया जाए तब हम अक्रॉस का यूज करते हैं। यानी अक्रॉस का मतलब है लंबाई भी होनी चाहिए उस चीज की और चौड़ाई भी होनी चाहिए, और उस चीज को अगर कोई पार करे तो ये हुआ अक्रॉस। जैसे रेलवे लाइन होती है, रेल लाइन की लंबाई होती है और चौड़ाई भी होती है, ठीक है ना, पटरी की लंबाई और चौड़ाई होती है। तो अगर उसके ऊपर से कोई क्रॉस करेगा, कोई जाएगा उस पार, तो ये अक्रॉस हुआ, ठीक है ना। अब नहर के ऊपर से अगर कोई जाएगा तो नहर की लंबाई होती है, चौड़ाई भी होती है, ऐसे में वो अक्रॉस दी कैनाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अक्रॉस दी रिवर भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अक्रॉस दी सी भी हो जाएगा, सागर पार, ये हो जाएगा। माई हाउस इज अक्रॉस द रोड, मेरा घर सड़क के उस पार है। तो अगला देखिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ दी प्लेग्राउंड, दी प्लेग्राउंड इज, अब मैं अगला लिख रहा हूं, दी प्लेग्राउंड इज टुवर्ड्स दी साउथ। साउथ क्या है? एक दिशा का नाम है, ठीक है। दी प्लेग्राउंड इज टुवर्ड्स दी साउथ, खेल का मैदान दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण क्या है? एक दिशा का नाम, डायरेक्शन है ना, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये क्या डायरेक्शन है? तो जिसमें से एक डायरेक्शन है साउथ, जिसे कहते हैं। दी प्लेग्राउंड इज टुवर्ड्स दी साउथ, खेल का मैदान दक्षिण की ओर है, दक्षिण की तरफ है। तो टुवर्ड्स का मतलब की तरफ या की ओर। देखते हैं अगला। जैसे मैं अगला लिखूं कि ही टुवर्ड्स का ही बताना है तो ये फिर इट कर देते हैं। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। टुवर्ड्स दी फॉरेस्ट, जंगल की ओर, यानी जंगल की दिशा में बरसात हो रही है। इट इज रेनिंग टुवर्ड्स दी फॉरेस्ट, बरसात कहाँ हो रही है? जंगल की ओर, यानी जंगल की दिशा में, जिस दिशा में जंगल पड़ता है ना, उस दिशा में वर्षा हो रही है। अब लिखता हूं मैं अगला। अवर फील्ड, हमारा खेत, फील्ड का मतलब खेत होता है। अवर फील्ड इज, अब मैं अक्रॉस का ही यूज बता रहा हूं, अक्रॉस, CROSS, अक्रॉस दी रिवर। अब जैसे यहाँ है अवर फील्ड, हमारा खेत, इज अक्रॉस द रिवर, हमारा खेत नदी के उस पार है, ठीक है ना। अब नदी के उस पार है, अब इस पार से उस पार जाना हो
तो गोइंग अक्रॉस द रिवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब कौन जा रहा है ये तो आपको बताना होगा, जैसे सी इज गोइंग अक्रॉस द रिवर, ठीक है ना, आई एम गोइंग अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के उस पार जा रहा हूँ, तो उस पार जाने को फिर गोइंग के साथ फिर अक्रॉस लगाना पड़ेगा, या अगर उस पार है तो इज अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार, ये हो जाएगा। देखते हैं अगला। अब अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि ही विल, ये अलग अलग प्रीपोजिशन हम किस तरीके से यूज करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए ही विल भी, अब मैंने अराउंड भी लिखा है इसमें, AROUND, अराउंड। अब यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, ही विल बी अराउंड, वह आसपास में होगा। कई बार कहते हैं ना कि जैसे किसी के बारे में पूछा जाता है कि वह कहाँ है, तो फिर कहते हैं ना यहीं कहीं होगा, तो आसपास में होगा, तो ही विल बी अराउंड, वह आसपास में होगा। तो यह आसपास, अराउंड का मतलब आसपास। अब मैं इसी अराउंड के लिए लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखूँ, कल्पना कीजिए कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि माई हेयर, ठीक है ना, माई हेयर वॉज, अब जैसे अब मैं लिखूँ RIPPLING, रिपलिंग, रिपलिंग का मतलब है लहरा रहे थे, मेरे बाल लहरा रहे थे, मेरे बाल लहरा रहे थे। अराउंड, AROUND, अराउंड, अराउंड माई फेस, अराउंड माई फेस, मेरे चेहरे के आसपास, यानी मेरे चेहरे के चारों तरफ कह दीजिए या आसपास कह दीजिए, मेरे चेहरे के आसपास मेरे बाल लहरा रहे थे। माई हेयर वॉज रिपलिंग अराउंड माई फेस, ये हुआ, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गया। अब अगर मान लीजिए थोड़ा सा और लिखे, लहरा रहे थे तो कोई तो वजह रही होगी ना, तो ये इन दी एयर कर दीजिए, हवा में, ठीक है ना, इन दी एयर कर दो, इन दी विंड कर दो, ठीक है ना, हवा में। वाइंड नहीं होता, वाइंड में तो घुमाना होता है, चाबी भरना, उसको बोलते हैं वाइंड, स्पेलिंग तो वही होती है WIND। तो विंड का मतलब ऐसे हवा होता है, विंड बोलोगे उसको तो हवा हो जाएगा, अगर WIND को वाइंड कहोगे तो चाबी भरना हो जाएगा, जैसे घड़ी में, ठीक है ना, तो अलग ही बात है। माई हेयर वॉज रिपलिंग अराउंड माई फेस इन द एयर, मेरे बाल हवा में मेरे चेहरे के आसपास लहरा रहे थे, ये बन गया। देखते हैं अगला। अब मान लीजिए अगला सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि देयर वर मैनी पीपल, देयर वर मैनी पीपल, बहुत से लोग थे। क्या कर रहे थे वो, स्टैंडिंग थे ना, खड़े थे वो, तो अब क्या करेंगे, स्टैंडिंग, खड़े कौन थे भाई, अब पीपल, ये लोग खड़े थे ना, मैं नहीं खड़ा था, ये लोग खड़े थे। अब देयर का प्रयोग हम कब करते हैं, देयर का प्रयोग जब हम करते हैं जब वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता है ना, समझ में। अब यहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं है, अब यहाँ देयर शुरू में आ गया, तो देयर किस लिए करते हैं, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को बताता है, किसी चीज़ के होने या नहीं होने को बतलाने के लिए हम देयर का वाक्य देयर से शुरू करते हैं, देयर से लिखा जाएगा, ठीक है ना। और देयर के बाद में वर आया है, तो ये वर क्यों आया, ये इस भी तो आ सकता था, वॉज भी आ सकता था, लेकिन आया क्यों नहीं, आगे की जो संज्ञा ये बहुवचन की है, इसलिए इनके बहुवचन यानी वर्ब के बाद में जो संज्ञा आती है वो उसके एक वचन बहुवचन को देकर के हम इसका क्रिया जो है वो निर्धारित करते हैं। तो देयर वर मैनी पीपल, बहुत से लोग थे। अब ये लोग खड़े थे ना, तो इसके बाद में हम स्टैंडिंग लिखेंगे, जो आने वाली क्रिया उसके ING लगाएंगे। देयर वर मैनी पीपल स्टैंडिंग, बहुत से लोग यानी खड़े थे। कहाँ खड़े थे, अराउंड, AROUND, अराउंड हिम, उसके आसपास कह दीजिए, उसके चारों तरफ कर दीजिए, यानी उसके आसपास इर्द गिर्द में। देयर वर मैनी पीपल स्टैंडिंग अराउंड हिम, उसके आसपास बहुत से लोग खड़े थे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वाक्य पूरा समझ में आया होगा, जितने भी वाक्य मैंने समझाए हैं आज के इस वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।